अगर हम कहें कि स्वतंत्रता का मतलब है बंधनों का न होना, जंजीरों में न बंधे होना, तो ये नेगेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रीडम है। आप बंधनों में नहीं है, आप जंजीर में नहीं बंधे हुए हैं, ठीक। पर अगर कोई कहे कि आज़ादी का मतलब है अपनी इच्छा से पढ़ाई कर पाना, अपनी इच्छा का रोजगार कर पाना, अपनी इच्छा से अपनी रुचि से समय व्यतीत कर पाना, यहाँ आप ये नहीं बता रहे कि आज़ादी का मतलब क्या नहीं है, आप बता रहे हैं क्या है। तो अक्सर क्या होता है कि नेगेटिव फ्रीडम पहला लेवल होता है, पॉजिटिव फ्रीडम दूसरा लेवल होता है। पहले हम सबको क्या आज़ादी देंगे कि कोई आपको बांध नहीं सकता है। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है कि आपको जेल में कोई नहीं डाल सकता बिना कानून के, तो आपको कोई जेल में नहीं डाल सकता, ये नेगेटिव फ्रीडम है। पर अब जेल से बाहर अच्छा जीवन गुजारें, इंसान वाला जीवन गुजारें, ये पॉजिटिव है। एक बहुत सरल एग्जाम्पल में कहें, हमारा संविधान कहता है कि हम देश में कहीं भी घूम सकते हैं, लिख तो दिया कहीं भी घूम सकते हैं, पर टिकट के पैसे है नहीं किसी के पास। तो आप कहीं भी घूम सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, नेगेटिव फ्रीडम है। पर बहुत सारी रेलगाड़ियां, बहुत सारे हवाई जहाज और सस्ते कि आम आदमी आराम से आ जा सके, ये पॉजिटिव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो जाएगी, ऐसे डिफाइन करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में कुछ स्कूल ऑफ थॉट हैं, जैसे जो लिबरलिज्म के शुरुआती थिंकर्स हैं, मतलब बेंथम, स्पेंसर, लॉक, इन सबको हम मानते हैं। मिल भी शुरुआती पार्ट में, ये सब नेगेटिव थिंकर्स हैं। नेगेटिव का मतलब क्या नहीं है से डिफाइन करते हैं। और जो बाद में पॉजिटिव लिबरलिज्म है, ये मॉडर्न लिबरलिज्म है, जिसमें लास्की, मिल्स का बाद का हिस्सा, हॉब हाउस आते हैं, वो सब पॉजिटिव तरीके से डिफाइन करते हैं। लास्की इसमें मुख्य चिंतक माने जाते हैं। सर, भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अब सर जीने का अधिकार तो होता ही है, फिर उसके लिए अलग से कहीं लिखने की क्या जरूरत पड़ी कि खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार? ये नहीं लिखा भाई संविधान में, कहाँ लिखा हुआ है या खाने पीने सांस लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्टिंग मत पता है क्या है? इससे लग रहा है कि हमारा संविधान सफल रहा। आपका जन्म संविधान बनने के बाद ही हुआ होगा, अब तो बहुत बाद में हुआ होंगे। 21वीं सदी के हैं आप, 20वीं सदी के हैं, हमारी सदी के ही हैं, मतलब ठीक है। ये कितनी प्यारी बात कर रहे हैं कि सर जीने का अधिकार तो होता ही है। तो एक बार उत्तर कोरिया में जाके रह के देखिए कुछ दिन, जीने का अधिकार होता ही है, ये आप कह पा रहे हैं, ये कितनी खुशी की बात है कि हमारे देश के नागरिक को कम से कम ये भरोसा है कि जिंदा तो रहेंगे ही, कोई मार तो नहीं सकता है हमें। हालांकि इनकाउंटर्स यहाँ भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहाँ जो स्थिति है उत्तर कोरिया में, कब शासक का मन किस पे खराब हो जाए, अगले सेकंड में कितने कुत्ते उसको खा जाएंगे या तोप के आगे उसको बांध के गोले से उड़ा देंगे, वहाँ तो ये होता है। किसी राजतंत्र में जाके देखिए, मोनार्की में जीने का अधिकार क्या होता है। तो जिंदा रहने का अधिकार मुफ्त में नहीं मिल गया है, बहुत सदियों में बहुत लोगों ने बलिदान दिए हैं, तब जाके मिला है। और आज़ाद भारत में संविधान में लिखा गया है कि जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है, और व्यक्तिगत स्वाधीनता, पर्सनल फ्रीडम। तो ये इसलिए है कि क्योंकि भारत मृत्युदंड को मानता है। जो देश मृत्युदंड को नहीं मानते, वहाँ एब्सोल्यूट राइट टू लाइफ होता है। हमारे देश में राइट टू लाइफ एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए आर्टिकल 21 की लैंग्वेज बड़ी क्लियर है। उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का जिक्र नहीं है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का जिक्र है। वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही समाप्त की जा सकती है, अन्यथा नहीं। सो नो वन कैन बी debarred of his right to life and personal liberty except according to the procedure established by law। ये उसकी स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि हम फांसी देके किसी को मार सकते हैं, राज्य मार सकता है, पर उसके लिए प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए। एक कानून होगा जो संविधान से सम्मत होगा, उस कानून में रूल्स होंगे, उन रूल्स के तहत आप किसी का जीवन ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। ऐसी पर्सनल फ्रीडम का सिंपल सा मतलब है कि आपको बांधा हुआ नहीं, आप आराम से खड़े घूम फिर रहे हैं, तो पर्सनल फ्रीडम है। मतलब बेसिक मीनिंग इसका ये। आपको जंजीर बांधने का मतलब जेल में ठूंस देना, डिटेन कर लेना, ये केवल तब होगा जब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत ये हो सकता है, यानी संविधान से सुसंगत एक कानून होगा, जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, अब बीएनएस है, बीएनएसएस है, उसमें एक प्रोसेस लिखा होगा कि किसी की गिरफ्तारी की क्या प्रक्रिया हो सकती है, कितने घंटे में
जज के पास ले जाना ज़रूरी है, अपने वकील से मिलने का अधिकार होगा, जज सैंक्शन करेगा तो ही आगे आप उसको कस्टडी में रखेंगे। पुलिस कस्टडी का क्या मतलब है, जुडिशियल कस्टडी का क्या मतलब है, किस किस क्राइम के लिए किस कस्टडी में रखा जा सकता है, इस पूरे प्रोसीजर, जो प्रोसीजर विधि द्वारा पारित किया गया है, उसके तहत ही आपको गिरफ्तार करके व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। इसलिए आर्टिकल 21 में ऐसा लिखा गया है। और जीने का अधिकार, ध्यान रखना भाई, उत्तर कोरिया हमारी दुनिया में है और ऐसे बहुत सारे देश हैं, हम बच गए हैं कि यहाँ पर हैं। तो हमारे फ्रीडम को, हमारी स्वतंत्रता की सुरक्षा करने में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? और 1975 में हमने एक चीज़ भी देखी थी कि इमरजेंसी के टाइम में मीडिया पे खुद ही बहुत रिस्ट्रिक्शन लग गए थे। और आज की भी सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या मीडिया खुद इतना स्वतंत्र है कि वो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके? मीडिया भारत में स्वाधीन है या नहीं, ये तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के बेस पे हम समझ सकते हैं। हम एक देश में रहते हैं, उसमें एक मीडिया है। अब वो कंपेयर टू बाकी कंट्रीज कितना स्वतंत्र है हम तो नहीं समझ पाएंगे जब तक हम कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ना देख लें, है ना। तो एक संस्था आप लोग पढ़ते हैं जिसका जिक्र पढ़ते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बोलते हैं उसको, उसका एक इंडेक्स आता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बोलते हैं उसको। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से हमारा मीडिया 180 देशों में 151वें नंबर पे है आज़ादी के मामले में। पहले 159 पे था, उसके पिछले साल 161 पे था, तो हमने इम्प्रूव किया है। 161 से 159 पे आए, अब 151 पे आ गए हैं। और हम खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान हमसे पीछे है, अफ़गानिस्तान भी हमसे पीछे है, और तो और चीन भी हमसे पीछे है, इससे हम खुश हो सकते हैं। पर नेपाल 90वें नंबर पे है, हमसे बहुत आगे है। श्रीलंका भी 140 के आसपास है, हमसे ठीक ठाक आगे है। बांग्लादेश भी हमसे 2-3 पॉइंट्स आगे ही है उसमें। तो हमारे देश में मीडिया आज़ाद है, ये तो एक मजाक ही होगा कहना, आज़ाद तो नहीं है। मीडिया की आज़ादी कैसे तय होती है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? पहला, जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं उन पर जो मालिकाना हक है वो किन का है? अगर 2-3 बड़े औद्योगिक घरानों का ही मालिकाना हक है तो इसका मतलब है कि आज़ादी कम है मीडिया की, जो भारत में भी आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है। तो जब 2-3 बड़े औद्योगिक घराने हों और उनको सरकार से काम पड़ता ही है भाई, सीधी सी बात है। सारे मीडिया पे काम करने वाले उनके अधीन काम कर रहे हैं। अगर ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे, बात खत्म हो जाएगी। इसको हम सोशियोलॉजी में क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, याराना पूंजीवाद, जहां पूंजीपति और सरकारों के बीच में याराना संबंध होते हैं और उस गठजोड़ की वजह से चीज़ें तय होती हैं। फिर देखा यह जाता है कि जो पत्रकार है उनकी सैलरी कितनी है, सुविधाएं कितनी हैं। देखा यह जाता है कि जो पत्रकार है उनकी सैलरी कितनी है, सुविधाएं कितनी हैं। आपने किसी को पत्रकार बनाया और कहा कि सैलरी भाई तुम्हारी महीने की 20,000 रुपये है, पैदल घूमना है या साइकिल पे घूमना है, उस बेचारे की परिवार की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो रही हैं, तो क्या होगा? जहां उसको एक खबर मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग कर लेगा, जिसकी खबर बनाई है वो उससे कहेगा भाई छोड़ दो मुझे, वो कहेगा अच्छा 1 लाख रुपये तो छोड़ देता हूँ। गरीबी इतनी है, मजबूरियाँ इतनी हैं कि बहुत सारे पत्रकार अपना ईमान बेचेंगे क्योंकि उनको अपना घर चलाना है। फिर उनको खतरा कितना है? अभी एक पत्रकार का छत्तीसगढ़ में पता लगा कि उसने एक रिपोर्टिंग की थी, उसको लोगों ने मार के ज़मीन के अंदर चिनवा दिया, तेजाब वेजाब डाल के बॉडी गला दी उसकी। ऐसी घटनाएं भी होती हैं। देखिए, कोई व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, इसके दो ही मतलब है, या तो लालच है या भय है। लालच क्या होता है मीडिया के पास? कि सरकार से विज्ञापन मिल जाए, प्लॉट मिल जाए पत्रकारों के नाम पे, एक पत्रकार कॉलोनी कटेगी उस पर प्लॉट मिल जाएंगे, ये सब लालच होते हैं। तो बहुत सारे पत्रकार झुक जाते हैं इन चीज़ों के सामने, कुछ नहीं झुकते हैं। भय क्या होता है? कि विज्ञापन नहीं मिलेगा, सरकार से दबाव रहेगा, कोई भी काम आपका हुआ अटक जाएगा, इनकम टैक्स पीछे पड़ सकता है, जीएसटी पीछे पड़ सकता है, ईडी पीछे पड़ सकती है, सीबीआई पीछे पड़ सकती है, ये भय होते हैं सबके ऊपर।